हेलो। लास्ट क्लास में हमने बेसिक ज्योग्राफी देखी थी मध्य प्रदेश की, तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, हमने से मध्य प्रदेश के भूगोल को भौतिक संरचना से 3 भागों में बांटा था। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। आज मैं पहले पार्ट की बात करूंगा मध्य उच्च प्रदेश। जैसे हम कह सकते हैं मध्य उच्च प्रदेश ये कहाँ फैला हुआ है? अरावली पर्वत और नर्मदा सोन घाटी के बीच में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसको 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो ये है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ये है आपका मालवा का पठार, ये है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये है आपका रीवा पन्ना का पठार और ये है आपकी नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पे फिर आपको बघेलखंड का और नीचे आपको यहाँ पे सतपुड़ा मैकल श्रेणी मिल जाएगी, नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरह से यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं, ये कहाँ फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट एरिया। और ये बुंदेलखंड के पठार से और मालवा के पठार से घिरा हुआ है, मालवा के पठार से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं मध्य भारत का जो पठार है उसका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है और ये बुंदेलखंड और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। अच्छा, चंबल घाटी या चंबल घाटी भी इसी क्षेत्र में आती है, चंबल घाटी भी इसी क्षेत्र में आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, चंबल में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जलोढ़ एक मिट्टी होती है जो अपने साथ जल को उड़ा के, मतलब जल अपने साथ लेके, बहुत सारा पानी लेके आती है और उससे जलोढ़ निक्षेपण शुरू हो जाता है। मीन्स ड्यू टू दिस सॉइल डिपोजिशन हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। लगातार जब ऐसे कोई मिट्टी आ रही है बहुत तेज़ी से बहते हुए, तो वो बड़े बड़े 15 से 30 मीटर के गड्ढे बना देती है, ठीक है। इसी को खड्ड कहा जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल घाटी का यहाँ इसे चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत के पठार को, ठीक है। इसके अलावा जब हमने इसका विस्तार देख लिया तो इसकी जलवायु भी देख लेते हैं, क्लाइमेट कैसा है, इसकी जलवायु कैसी है। इसकी जलवायु जो है ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो शुष्क ही है, सूखी है। मतलब इसकी जलवायु अर्ध शुष्क है, मतलब इसमें हम समझेंगे इसकी जलवायु अर्ध शुष्क है, सेमी ड्राई है। इट्स क्लाइमेट इज सेमी ड्राई, मतलब ये महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है गर्मी में गर्म रहता है। ये क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो गर्मियों में ज़्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में ज़्यादा सर्द रहता है, सर्दियों में ज़्यादा सर्द रहता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या देख लिया बेसिक इंट्रोडक्शन में। हमने देख लिया कि मध्य भारत में सबसे पहले ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, इसकी जलवायु कैसी रहती है। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखते हैं। अब जब हमने इसका विस्तार देख लिया और जलवायु देख ली, तो यहाँ पे वर्षा देख लेते हैं, वर्षा कितनी होती है। औसत वर्षा जो वर्षा होती है वो तकरीबन, वैसे यहाँ 75 सेंटीमीटर, उससे भी कम वर्षा होती है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहीं पे एक जगह अगर हम देखेंगे भिंड, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है 55 से। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? भिंड है, सबसे कम वर्षा वाला। और कहाँ पे आता है, किसके अंतर्गत आता है? ये मध्य भारत के अंतर्गत आता है। तो हमने इसका विस्तार देख लिया, जलवायु देख ली और वर्षा देख ली। अब इसका विस्तार यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? इसका विस्तार जो है भिंड में है, श्योपुर में है, मुरैना में है, नहीं पूरा क्षेत्र दिख रहा है। हालांकि दतिया यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर,
गुना, यहाँ पे गुना आ जाएगा। शिवपुरी का थोड़ा सा पार्ट आता है, शिवपुरी, मंदसौर और नीमच। नीमच। अच्छा, एक यहाँ से मुझे एक और बात याद आई, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमाएं बनाता है? मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमाएं बनाता है। यहाँ पे आप उत्तर में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, अगर आप उत्तर में उत्तर प्रदेश जाएंगे, दक्षिण महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, और यहाँ पश्चिम में राजस्थान आपको दिखाई देगा और गुजरात दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो राजस्थान, मतलब सबसे बड़ा राज्य जो लगा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि कितने राज्यों से सीमाएं बनाता है, और सबसे बड़ा राज्य जो लगा हुआ है मध्य प्रदेश से क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब वापस आते हैं मध्य भारत में। हमने देख लिया मध्य भारत का विस्तार, इन जगहों पे है। वर्षा यहाँ पे भिंड में सबसे कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। जलवायु अर्धशुष्क मतलब सेमी ड्राई है, मतलब ये महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मी में ज़्यादा गर्म रहती है और ठंडियों में ज़्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे नदियाँ जैसे हमने देखा चंबल उप आंध्र प्रदेश है, तो एक नदी तो यहाँ हो जाएगी चंबल, इसके साथ काली सिंध, पार्वती, चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन नदियों में यहाँ पे विस्तार है। तो इस पठार में इतनी बेसिक डिटेल्स हमें जानना है। उसके बाद हमने मिट्टी देख ली थी। यहाँ मिट्टी कौन सी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है इसलिए यहाँ खेती किसकी होती है? सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पे होती है गेहूँ की। उसके बाद ज्वार वगैरह भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ की होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो मध्य भारत में, मध्य भारत के पठार में हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है जिनसे सवाल बन के आते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मध्य भारत के पठार के बाद जो दूसरा इसका पार्ट है वो है ये वाला बुंदेलखंड का पठार, जो किससे घिरा हुआ है? मालवा के पठार से, रीवा पटना के पठार से और मध्य भारत के पठार से। तो अब हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ फैला हुआ है? इसका विस्तार कहाँ पे है? हम देख सकते हैं इसका विस्तार मध्य भारत से पूर्व दिशा में है। तो इसका विस्तार मध्य भारत के पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ये इसका विस्तार हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें किन चट्टानों से बना हुआ है ये? तो यहाँ जो जिन चट्टानों से बना हुआ है वो चट्टानें हैं ग्रेनाइट और नीश चट्टानें, ग्रेनाइट और नीश चट्टानों से। जैसे मैंने कहा था चट्टानों की बात होगी कि रूपांतरित हो गई चट्टानें, तो यहाँ ग्रेनाइट और नीश चट्टानों से बना हुआ है बुंदेलखंड का पठार। इससे बहुत फेमस आता है बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंडी नीस जो था, जब आर्कियन क्रम की चट्टानें हमने देखी थी वो नीस के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं, मीन्स दे वर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो नीस चट्टानें यहाँ मिलती हैं हमें बुंदेलखंड में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और क्या बातें देख सकते हैं, वर्षा की बात कर लें। ठीक है, तो इसमें वर्षा यहाँ 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है, तकरीबन बोल रहा हूँ, मतलब मध्य भारत में कम हो रही थी, यहाँ पे वर्षा होती है। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? देखिए मध्य प्रदेश का एक तो टीकमगढ़ आता है, और टीकमगढ़ से एक जिला अलग हुआ था निवाड़ी, तो निवाड़ी को भी हम लिखेंगे। टीकमगढ़ भी आता है, निवाड़ी भी आता है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं छतरपुर, दतिया, पन्ना, ये क्षेत्र तो मध्य प्रदेश के हो गए। कुछ बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें आ जाता है आपका ललितपुर, ललितपुर आ जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जालौन, बांदा, जालौन, बांदा और झांसी, ये सब भी उत्तर प्रदेश के पात्र हैं, जो किस पठार में आ जाते हैं? बुंदेलखंड के पठार में। तो इसका विस्तार हमने देख लिया, इसकी वर्षा देख ली। ठीक है, ये किस चट्टानों से बना है ये देख लिया। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ द बुंदेलखंड प्लाटू।
तो सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक जो है, वो है सिद्ध बाबा। कौन सी है? सिद्ध बाबा। तकरीबन इसकी हाइट जो है वो है 1172 मीटर, 1172 मीटर। ठीक है। और यहां पे नदियां कौन कौन सी हैं, नदियों की बात भी देख लेते हैं। यहां पे अगर हम नदियां देखें तो बेतवा, सिंध, केन, धसान और पाहुज नदी है। ठीक है। वहां पे हमने देखे थे चंबल, पार्वती और काले सिंध, मध्य भारत के पठार में। और यहाँ पे नदियां हैं बेतवा, सिंध, केन, धसान और पाहुज नदी है। और इसके अलावा हम इसमें क्षेत्र देख चुके हैं। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है बुंदेलखंड के पठार में जो मिट्टी है, तो यहाँ पे काली और लाल मिट्टी के संयोग से जो मिट्टी बनती है, मीन्स ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, इससे मिलके बनती है एक बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बोले कि सैंडी लोमी सॉइल है। ठीक है। ये सैंडी लोमी सॉइल है, सैंडी लोमी सॉइल। तो इतनी बातें जो हमें याद रखनी है बुंदेलखंड के पठार में याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने जो डिवाइड किया था कि हमने सबसे पहले देखा मध्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इनके बारे में हमने चर्चाएं की हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल आता है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सिद्ध बाबा 1172 मीटर। कल हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जो बचे हुए पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो पहला पार्ट खत्म होगा। फिर हम लोग सतपुड़ा मैकल श्रेणी और उसके अलावा पूर्वी पठार की बातें करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो भूगोल मेरे साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।